मुझे लगता है कि भारत 2047 तक दूसरे क्रमांक पर नहीं, पहले क्रमांक की अर्थव्यवस्था ही नहीं, समाज व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व भी प्रदान करेगा। आज भी हम 142 करोड़, पूरे यूरोप के 50 देश और पूरे लैटिन अमेरिका के 26 देश, इन 76 कंट्रीज की कंबाइंड पॉपुलेशन से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या ही नहीं, कार्यशील जनसंख्या, जो कार्यशील आयु की जनसंख्या है, वह भी विश्व में सर्वोच्च आज 24% हैं हम, जो 15 से 64 वर्ष के बीच में है। विश्व के सबसे ज़्यादा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज 9 करोड़, चीन में 4.5 करोड़ भी MSME नहीं है, ऐसा 9 करोड़ MSME अपने देश में है। विश्व का सर्वाधिक जो कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल, वह भी भारत के पास है। 18 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य जमीन विश्व में किसी के पास नहीं है। और हम अगर अपने सारा एग्रीकल्चर पोटेंशियल को यूज करें तो विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और भारत की जो विचारधारा है वह, मैं थोड़ा सा अतीत में त्रेता युग में ले जाता हूँ। त्रेता युग में अर्थशास्त्री थे महाराज दशरथ के, बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना होगा, उपाध्याय सुधनवा। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक कार्यक्षम व्यक्ति को कार्य मिले, उस कार्य से उसको पर्याप्त आय हो, उस आय का सतत विवर्धन हो, यानी उसमें वृद्धि हो, और उस आय की सुरक्षा हो। तो मुझे लगता है कि विश्व की यह जो सर्वाधिक जनसंख्या और प्रत्येक कार्यक्षम व्यक्ति को स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से हमको कार्ययुक्त कर लेंगे तो बाकी के काम बहुत स्वतः साधारण रूप से हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें आर्थिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक, सामरिक दृष्टि से, आज अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो पिछले 9 वर्ष में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 23 गुने बढ़े हैं। हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख करोड़ से अधिक का हो गया है। अभी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक द्रुत गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था ही नहीं, हमारे निर्यात वृद्धि की दर आर्थिक वृद्धि की दर से भी 2.5 गुनी है। और हम ये देखें कि सेवाओं के क्षेत्र में, अक्सर सतीश जी कहते हैं कि हमारा आज की तारीख में IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $195 बिलियन से अधिक हैं। तो दुनिया के किसी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री से हमारे ये जो है IT एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। आने वाले समय में ऑयल तो एक तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा और IT और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और हमारा जो टैलेंट पूल है उसके कारण आज वर्ल्ड के 40% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सारे एडवांस कंट्रीज के हमारे यहाँ स्थापित हो रहे हैं, ये सोचकर कि यहाँ पर ये सारा इंटेलेक्चुअल टैलेंट अवेलेबल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सामाजिक नेतृत्व करेंगे। 2-3 बातें मैं यहाँ और रखना चाहता हूँ, क्योंकि आर्थिक वृद्धि के साथ इस बार जो नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र का मिला है क्लाउडिया गोल्डन को, मुझे उनका नोबेल प्राइज में जो उन्होंने एनालिसिस दिया उससे थोड़ा सा एक चिंता भी लगी। वो उन्होंने लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन की बात की है कि इंडिया में 30% महिलाएं ही काम में लगी हुई हैं, बाकी यूरोप और दूसरे देशों में अधिक है। और उसमें उन्होंने जो बात बताई कि इंडिया में डाइवोर्स रेट कम है, इसलिए महिलाओं की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है। और दूसरी उन्होंने कहा कि यहाँ महिलाएं ओरल पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेती हैं। इन दोनों कारण से उन्होंने महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन बताया। अगर हम उस दृष्टि से आगे बढ़ गए तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय समय हो रहा है। लेकिन मैं एक इंगित करना चाहता हूँ कि आज यूरोप अमेरिका में डाइवोर्स रेट 50% है। हमारे यहाँ आज की तारीख में 20 पर 1000 यानी 2% से भी कम है। सन 2000 में 1 डाइवोर्स पर 1000 कपल था, आज ये 19 पर 1000 कपल हुआ है। पुर्तगाल में डाइवोर्स रेट 70% है।
तो आज यूरोप और अमेरिका में 18% बच्चों को 16 साल की एज के पहले साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिलाना पड़ता है। और एक एनजीओ ने 10,960 ऐसे बच्चों को स्टडी किया जिनको 16 साल के पहले साइकेट्रिक वार्ड में भर्ती करा रखा था। तो पता चला कि उनके परिवार में स्टेप पेरेंट वाला कैरेक्टर है, स्टेप मदर है, स्टेप फादर है, सिंगल पेरेंट है। तो यह जो मुझे लगता है कि हम आर्थिक और सामरिक दृष्टि से, डेमोग्राफी की दृष्टि से, हमारे ग्लोबल नेतृत्व की दृष्टि से, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि समाज और संस्कृति की दृष्टि से भी हमें अपने मानदंड भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर निर्धारित करने होंगे। अधिक लंबा न करते हुए, आज अगर हमारे प्रधानमंत्री ने योग के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में जब प्रस्ताव रखा तो दुनिया के यूएनओ के इतिहास में सबसे कम अवधि में सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पारित हुआ तो वह योग को इंटरनेशनल डे को एक्सेप्ट करने के संदर्भ में हुआ। तो आने वाला समय तो भारत का है। और अंतिम बात, क्योंकि मुझे बाद में भी कहना है, अभी लंबा हो गया, एक अंतिम बात मैं जोड़ना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे यहाँ पहले से ग्लोबल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है। मैं एक वेद मंत्र को यहाँ उच्चारित करना चाहूँगा, उसमें है स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम भोज्यम समंत पर्यायी लंबा है, जिसमें ये कहा है कि, और अंत में कहा है पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एक राज इति। पृथ्वी से समुद्र पर्यंत यह एक राष्ट्र है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों से युक्त राज्य हैं। साम्राज्य वो है जहाँ मोनार्की होती है, कोई संसद सभा नहीं होती। वैराज्य वो होता है जहाँ का राजा विराट कहलाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और प्रबल सामंतों के द्वारा राजा की नियुक्ति की जाती है। वैराज्य उसके बाद में भोज्य वह है जहाँ का राजा भोज कहलाता है। हमारे देश में नेपाल से श्रीलंका तक और इंडोनेशिया से अफगानिस्तान तक कई जगह भोजपुर रहे हैं। राजा भोज पीढ़ी दर पीढ़ी कहलाते हैं, जहाँ वेलफेयर स्टेट होता है और बुद्धिजीवी सामंतों के द्वारा राजा की नियुक्ति। ऐसे अलग अलग प्रकार के, कहीं जैसे पारमेष्ठी राज्य होता है कि किसी देवता को राजा मानकर और राजा को उसका जीवन माना जाता है, जैसे मेवाड़ का राज्य 1200 वर्ष तक। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों से युक्त यह एक राष्ट्र है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में विश्व मंगल के भाव से संपूर्ण विश्व को एक करके और कॉमन वैल्यूज और कॉमन टेनेट्स और एक जैसे ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम विश्व मंगल के लिए काम करें। मुझे लगता है आने वाला समय भारत के लिए उस भूमिका के निर्वाह का है, और उसमें हमको डेमोग्राफी, सामरिक के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार से संपूर्ण विश्व के 800 करोड़ जनसंख्या जो आज लगभग 200 देशों में बटी हुई है, उन सब में एक वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। आप सबका आभार।